दोस्तों, जब इंसान अपनी जिंदगी से जूझता है, एक एक पैसा कमाने की कोशिश करता है, कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब वो पैसा कमा नहीं पाता है, बहुत कोशिश करके थक जाता है, तब वो बिखरने लगता है कि अब क्या करें। हमने तो इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया कि हमें कुछ पैसा आएगा, लेकिन पैसा तो दूर की बात है। वो पैसा जो मेरा मूल पूंजी था वो भी अब नहीं है हमारे पास में। इंसान टूट जाता है, समझ में नहीं आता है, लोगों के पास जाता है, मदद मांगता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। आप लोग जो दोस्त मित्र होते हैं उनसे पूछता है। कई दोस्त मित्र अच्छी राय भी देते हैं और कुछ तो कहते हैं भाई अपने आप देख लो, आपने ये काम करने से पहले मुझसे पूछा था क्या। दोस्तों, ये कहानी है मुकेश की। उत्तराखंड के रहने वाले मुकेश जी ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। पहले वो भाड़े का ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन ना जाने उनको दोस्तों ने क्या हवा पानी उनको पिला दिया, ऐसा उनको सपना दिखा दिया। कह रहे मुकेश, अब भाड़े का ऑटो रिक्शा कब तक चलाता रहेगा, अपने लिए कोई रिक्शा ही खरीद ले, ऑटो रिक्शा खरीद ले, कम से कम जो किराए का पैसा होगा वो तो बचेगा। मुकेश जी सोचने पर मजबूर हो गए थे कि हाँ, हमारे दोस्त तो सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा ही काम करना चाहिए। अब फिर उनकी जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी उसको गिरवी रख करके ऑटो रिक्शा नया खरीद लेते हैं। ऑटो रिक्शा आते हैं तो फूले नहीं समाते हैं, लेकिन उनके जो परिवार के मुखिया थे, उनके पिता थे, उनकी माँ थी, वो मना करते थे कि देख बेटा, मैं मानता हूं कि तुझे ऑटो रिक्शा की जरूरत है, लेकिन अपनी आमदनी से तो ये धन को अर्जित करना। पुरखों की जमीन को तू बेचने की कोशिश मत, उनको गिरवी रखने की कोशिश कर, पुरखों का श्राप लग जाता है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी मुकेश अब अपना फैसला नहीं बदलते। कहते हैं अपने पिता से कि आप तो बूढ़े हो चुके हो ना, पैसा कैसे कमाया जाता है, अब हमें इसका टेंशन है ना। हम अपना ही जमीन है, किसी और जमीन को तो हम डकैती नहीं कर रहे हैं ना, हमारे पुरखों की जमीन है ना, हम गिरवी रख रहे हैं, जब हमारे पास में पैसा आएगा तो हम छुड़वा लेंगे। अब इसके बाद माता पिता के पास कोई जवाब नहीं था। ऑटो रिक्शा ले लेते हैं। वो साल था 2008 का, उत्तराखंड में। और इसके बाद मुकेश जी अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन जितना पैसा वो भाड़े के ऑटो रिक्शा से कमाते थे उतना पैसा तो इसमें से निकलता ही नहीं है। और जबकि नया ऑटो रिक्शा बिल्कुल चमचमाता हुआ, और वो पुराना था जो चलाते थे तब भी उस पर सवारी आकर के बैठती थी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा था। नुकसान पर नुकसान हो रहा था। कड़ी मेहनत कर रहे थे, बहुत भाग दौड़ करते थे, कहीं चलो यहाँ सवारी नहीं तो हम स्टेशन चलते हैं, स्टेशन नहीं तो बस अड्डा चलते हैं, हॉस्पिटल के पास चलते हैं, वहाँ सवारी मिलेगी। लेकिन जितना कमाना था वो कमा नहीं पाते थे। अब वो एक तरह से बहुत निराशा में भर चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ में क्या हो रहा भाई, ऐसा मैंने कौन सा गलती कर दिया। अपने माता पिता से कहते हैं, माता पिता कहते हैं कि बेटा अब मैं क्या बताऊं, अब तुम्हें इस चीज को खुद ढूंढना होगा, हमारी समझ से परे है, हम तो कभी ऑटो रिक्शा चलाए नहीं ना, तो जो आपको राय सलाह दिया उसी से पूछो ना, ऐसा क्यों हो रहा है। अपने दोस्तों के पास जाते हैं तो दोस्त कहते हैं भाई हम तो तुम्हें अच्छाई के लिए बोले थे कि किराए में जितना पैसा खर्च करता है वो तेरे घर में आएगा ना, इसमें हमने कौन सा तेरे साथ में अब कुछ गलत बताया है। कोशिश कर भाई, मेहनत कर, जरूर तेरा काम चलेगा, जरूर तेरा काम चलेगा। मुकेश जी फिर अपना काम करने लगते हैं, लेकिन उतना पैसा कमा नहीं पाते हैं जितना पुराना ऑटो रिक्शा चला करके वो पैसा कमाते थे। तब लगने लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। गलती कहाँ हुई है, ऐसा क्या हुआ है मेरे ऑटो रिक्शा में, किसी की नज़र लग गई है क्या। उनके मन में ये बात अब बैठने लगी थी कि हाँ हाँ, जरूर लोगों को नज़र लग जाती है। हमारे गली मोहल्ले में शायद किसी को अब ये चमचमाती हुई ऑटो अब अच्छा नहीं लगा होगा, बुरी नज़र वाला होगा, और उसने मेरे ऑटो रिक्शा पर बुरी नज़र डाल दी है। अब भी चिंता इनको ये होने लगी थी। अब फिर अपने दोस्तों से कहते हैं भाई हमें तो शक है कि हमारी ऑटो रिक्शा में कोई बुरी नज़र लग गई है। तब कहने लगे भाई ठीक है,
ओझा गुनी के पास जा, तांत्रिक मांत्रिक के पास जा, अब एक बार उनको भी चेक करवा ले, तेरी बात भी सही हो सकती है। नया चमचमाता हुआ ऑटो रिक्शा आखिर कमाई क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों को भी लगने लगा कि मुकेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसके बाद एक तांत्रिक का पता ढूंढते ढूंढते शाम के टाइम अब उनके जहां बैठते थे वहां पहुंचते हैं। बूढ़ा बाबा थे, तांत्रिक थे बूढ़ा बाबा। मुकेश अपना कहानी बताते हैं। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपका ऑटो रिक्शा को भी देख लूंगा और आपको भी देख लूंगा। हो सकता है कि वो नज़र ऑटो रिक्शा में ना लग करके आपके अब शरीर पर लगी होगी, इसलिए कुछ कहानी उल्टी बन रही है, आप चिंता मत करो। बाबा जी बैठने का बोल देते हैं। इसके बाद 1 घंटे के बाद आप वो पूजा पाठ करके, पूजा पाठ का समय हो चुका था, शाम के टाइम पहुंचे थे, तब वो पूजा पाठ करने के बाद फिर मुकेश जी के पास में आते हैं। मुकेश जी को झाड़ फूक करते हैं, उनका ऑटो रिक्शा का भी झाड़ फूक करते हैं। इसके बाद कहते हैं देखो बेटा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब तुम आगे मेहनत करो और देखो सफलता जरूर मिलेगी। मुकेश जी मन ही मन अब प्रसन्न हो चुके थे कि चलो हमारा बिगड़ा काम अब बिल्कुल सही होने लगेगा। तब बाबा कहते हैं बेटा तुम रहते कहाँ हो। मुकेश जी अपना मोहल्ले का पता बताते हैं कि बाबा मैं इस कॉलोनी में इस मोहल्ले में रहता हूँ। क्या काम है बाबा, आप मेरे घर का एड्रेस पता वगैरह क्यों पूछ रहे हैं। तब बाबा कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कितनी दूरी पर रहते हो। मुकेश बताने लगे कि बाबा यहाँ से लगभग 1.25 घंटे का रास्ता है मेरी कॉलोनी तक। तब बाबा कहने लगे बेटा एक मेरा काम करोगे, मुझे पता है कि तुम काम कर सकते हो और मैं मुफ्त में काम नहीं कराऊंगा, मैं काम का भरपूर पैसा भी दूंगा। अगर तुम राजी हो तो हाँ करो, नहीं तो मैं किसी और को देख लूंगा। मुकेश जी को लगा कि बाबा जी के पास ही काम का शुरुआत क्यों न करे, इनसे बढ़िया कोई कस्टमर कैसे मिल सकता है। आज की बोहनी इन्हीं के हाथ से हो तो और बढ़िया होगी। एकदम मुकेश जी मान गए, कहने लगे बाबा मैं आपके लिए बिल्कुल काम करूंगा, बताइए क्या करना है, कहाँ जाना है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा चलना तो 2-3 जगह पर है, मैं चाहता हूं कि तुम रात भर के लिए अब जो ऑटो रिक्शा है मुझे बोकी कर दो, मैं रात भर के किराया तुम्हें दे दूंगा। कितना लगेगा तुम्हारा किराया रात भर का। हम मुकेश जी रात भर कभी ऑटो रिक्शा चलाए नहीं थे, तो एक अंदाजा लगाते हैं, अपनी तरफ से सही पैसा बता देते हैं। उनको लगा कि हाँ रात भर का मेहनताना मेरा इतना हो गया, मेरे ऑटो रिक्शा का किराया इतना हो गया और ऊपर से जो भी कमाई हम करते हैं सब इतना, सब कुछ जोड़ जाड़ करके एक टोटल रकम बता देते हैं। बाबा जी कहते हैं ठीक है मुकेश जी बिल्कुल सही है, मुझे मंजूर है, लेकिन बेटा हम अभी नहीं, रात को 10 बजे के आसपास में चलेंगे, तब तक आप कहीं घूम फिर आओ, एक आध चक्कर मार करके आ जाओ, तुम्हारा काम भी बन जाएगा, ट्राई भी हो जाएगा कि तुम्हारे पास में ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कस्टमर यानी पैसेंजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उस चीज का भाई तुम अब टेस्ट कर सकते हो। मुकेश जी को लगा कि बाबा तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, चलो इसी बहाने से कम टेस्ट तो कर ले, अब तो रात भर का बुकिंग मुझे मिल ही गया है। बड़ा खुश हो गए थे, उनको लगा कि मेरे ऑटो रिक्शा का नजर लगी हुई थी। अब इसके बाद वो चले जाते हैं, जैसे ही बाबा के घर से गली से बाहर निकलते हैं तभी एक सवारी मिल जाती है, मुंह मांगे दाम देती है। तब तो मुकेश जी का खुशी का ठिकाना नहीं था, जरूर मेरे ऑटो रिक्शा का नजर लगा हुआ था, अब बाबा जी ने नजर उतार दिया, अब ठीक है अब ठीक है। अब इसके बाद 3-4 चक्कर वो लगा देते हैं। अब बाबा जी का जो टाइम था अब आने वाला था, 10 बजे उनके पास में पहुंचना था, जिसके लिए वो वादा भी कर चुके थे। 4 सवारी को इधर उधर पहुंचा करके फिर बाबा जी के आश्रम में आ जाते हैं, बड़ा खुश नजर आते हैं। बाबा जी उधर तैयार बैठे हुए थे, शायद कहीं उनको जाना था। मुकेश जी ने पूछा नहीं कि बाबा जी आप रात भर कहाँ जाओगे, उनको लगने लगा कि भाई तांत्रिक मांत्रिक हैं, अब पूजा पाठ करने के लिए किसी घर वगैरह में जाएंगे, तांत्रिक मांत्रिक और क्या करेंगे, कौन सा इनको रेलवे स्टेशन जाना है, कौन सा इनको बस स्टैंड पकड़ना है, बस में जाना है। अब पूछे तो नहीं, लेकिन अंदाजा लगा चुके थे।
तांत्रिक बाबा अपना थैला वाला लेकर के ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं। तब मुकेश जी कहते हैं कि बाबा जी, मैंने बोला था ना कि मेरे ऑटो रिक्शा का नज़र लगी हुई थी। देखिए, आपने जो नज़र उतार दिया ना, इसके बाद मैंने 4 सवारी को अभी तक ढो दिया हूँ और मुझे मुँहमांगी पैसा मिला है। मैं कहता था ना बाबा कि मेरे ऑटो रिक्शा का नज़र लगा है, लेकिन मेरे माता पिता विश्वास ही नहीं करते थे। बाबा जी हंस देते हैं, कहते हैं हाँ बेटा, जो तुम सोच रहे हो ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कई लोगों का बुरी नज़र होती है, वो दिखाई तो नहीं देती लेकिन अपना काम करती रहती है। चलो, उस बुरी नज़र को तो मैंने उतार दिया। अब इसके बाद मुकेश जी कहते हैं बाबा जी, हम चलेंगे कहाँ कहाँ हमें जाना है? तब बाबा जी कहते हैं घबराते क्यों हो भाई, मैं रास्ता बता रहा हूँ और तुम चलते रहो। मुकेश जी अब बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। बाबा जी एक मोहल्ले में पहुंचते हैं। ये घर के अंदर अब दरवाजा पीटते हैं, जबकि रात का 11 बज चुका है। दरवाजा खुलता है। एक बूढ़ा आदमी बाबा जी का ही उम्र का बाहर आता है। उसे बाबा जी कुछ कानाफूसी करते हैं, बात करते हैं, जो मुकेश जी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि थोड़ा दूरी पर ऑटो रिक्शा लगा के बैठे हुए थे। उससे 5 मिनट बात करने के बाद अब बाबा जी फिर लौट आते हैं, ऑटो रिक्शा में बैठ जाते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि तुम इस जगह पर चलो। मैं अब तो मेरा काम ही ऑटो चलाना, सवारी चाहे कोई भी हो, लेकिन ये तो हमारे बाबा जी थे, अब मेरे लिए काम भी किए थे। मैं मना तो नहीं कर सकता था। मैं रात भर के लिए अब जो ऑटो रिक्शा था बाबा जी के नाम पर था, मैं लेके चल देता हूँ। वो जो जगह थी ना, वो कॉलोनी से थोड़ा अलग हटकर थी। एक घर में पहुंचते हैं जो ज़्यादातर बिल्कुल एकांत में थी। आसपास में और कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, वहाँ से आधा किलोमीटर से अधिक पर और कोई छोटे छोटे घर मोहल्ला नजर आ रहा था। उस घर में पहुंच जाते हैं। वो घर का ताला बंद होता है और कहते हैं कि देखो बेटा, तुम अपना ऑटो रिक्शा में चाहो तो तुम आराम भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे इस घर में थोड़ा पूजा पाठ करना है और समय भी लगेगा। अब मुकेश जी के पास में आराम करने का समय भी था और उसके बाद बाबा जी चलने लगते हैं। तब मुकेश देखते हैं कि बाबा जी जा कहाँ रहे। देखते हैं कि वो कोठी नुमा ही था। अब एक तरह से कहा जाए ना, छोटा सा कोठी था, लेकिन पुराना, बिल्कुल पुराना सा लग रहा था। लग रहा था कि उसमें रंग रोगन का हुए हुए बहुत साल गुजर गए हैं। ऐसा लगता था कि उस कोठी में कोई रहता भी नहीं होगा। ऐसा वो खालीपन वहां पर नजर आ रहा था। अंधेरा भी था वहां पर, कोई भी रोशनी नहीं थी। बाबा जी उस कोठी के दरवाजे पर जाते हैं और उसके बाद उनके पास शायद चाबी होती है और उस गेट को खोलते हैं। और इसके बाद जैसे ही गेट खोलते हैं, अंदर से चमगादड़ का झुंड भरभरा के निकलता है। झुंड में होता है और जब मैं देखता हूं ना तो एक पल मैं डर ही जाता हूं। अरे, ये घर तो चमगादड़ से भरा हुआ है, मतलब इस घर में कोई रहता नहीं है। तो बाबा जी यहां पर क्या करने के लिए आए हैं? खाली घर में कौन सा पूजा पाठ होता है भाई, जहां पर इंसान ना हो। मैं डर गया था। वो बड़े बड़े चमगादड़ मुझे नजर आ रहे थे। ऐसा चमगादड़ मैंने कभी देखा नहीं था। मैं तो बहुत ही कम चमगादड़ को देख पाया था, वो भी जो छोटे छोटे होते थे उनको ही देख पाता था। लेकिन इनकी आंखें जैसे दहक रही थी, लाल रंग करके शोर करते हुए मेरे ऑटो के आसपास आके मंडराने लगे। अब फिर मैं तो ऑटो के अंदर घुड़क गया था, कहीं मुझे काट ना खाए। मुझे ऐसा डर लग रहा था। लेकिन कुछ देर तक मेरे ऑटो के आसपास मंडराते रहे और फिर एक दिशा में वो सब के सब चले गए थे। तब जाके मुझे शांति मिली थी। मैं सोचने लगा बाबा जी के बारे में कि आखिर इस बंद पड़े कोठी के अंदर में क्यों आए, कौन रहता होगा यहाँ पर, मुझे क्या है। मैं अपने मन का अपने आप सवाल देता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरा काम है लोगों का इधर से उधर पहुँचाना। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि जब तक बाबा जी पूजा पाठ कर रहे हैं, ये अकेले किसके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। मन में बहुत सारा सवाल हो रहा था, लेकिन सवाल का जवाब अब देने वाला कोई नहीं था। तब मैं ऑटो रिक्शा में पिछली सीट पर जा करके मैं आराम करने लगता हूँ। मैं थोड़ा लंबा साइज का था, तो मेरा पैर जो था ना, ऑटो रिक्शा का खिड़की से बाहर निकालना ही पड़ा था। तब जाके मैं थोड़ा आराम
महसूस कर रहा था। कब मुझे झपकी आ गई मुझे पता भी नहीं चला। अब इसके बाद जैसे मेरे कोई पैरों को खींच रहा हो, जैसे मेरे पैरों को पकड़ करके कोई खींचने की कोशिश कर रहा हो, तब मेरी नींद खुल जाती है। जो मैं देखता हूं ना तो मेरे आंखों पर विश्वास नहीं होती। मैं शादीशुदा नहीं था, मैं कुंवारा लड़का था। मेरे माता पिता अभी कोशिश तो कर रहे थे मेरे रिश्ता के लिए, लेकिन अभी तक कोई बात बनी नहीं थी। जैसे मैं सपनों में देखता था कि मेरी पत्नी ऐसा होना चाहिए, ऐसा रंग रूप होना चाहिए, वैसे ही मेरे सपनों की तरह जो सपनों में सुझाया करता था, वैसी ही एक लड़की मेरे पैर को पकड़ करके खींच रही थी। बिल्कुल सुंदर सी, बड़ी बड़ी आंखों वाली और लाल रंग का कपड़ा पहन रही थी, जिस पर सफेद रंग का जैसे चमकता हुआ कोई कढ़ाई किया हुआ था, जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। वो मेरे पैरों को खींच रही थी, मेरे पैरों को खींच रही थी। जैसे ही मैं अब एहसास करता हूं कि मेरे पैरों को कौन खींच रहा भाई, तब मैं उठ जाता हूं। देख करके मेरे मुंह से कुछ आवाज भी नहीं निकलती है। इतनी सुंदर लड़की होती है कि बस मैं उसको देखते रहता हूं, और वो मेरे पैरों को खींच रही है, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो। और तब मैं जैसे होश में आता हूं उसको देख करके, अब पूछता हूं आप मेरे पैरों को क्यों खींच रही हो, कौन है आप? तब वो मेरे पैरों को छोड़ देती है और फिर मेरे ऑटो रिक्शा के पास आके खड़ी हो जाती है। मैं उसको फिर एक पल निहारने लगता हूं। मैं उसकी आंखों में जैसे खो सा जाता हूं, लेकिन वो मुझे खोने नहीं देती है। तब कहती है तुम यहां पर कौन हो, इस जगह पर कर क्या रहे हो? मैं कहने लगा कि देखिए मैं तो ऑटो रिक्शा है, मैं ऑटो रिक्शा का ड्राइवर हूं, मैं सवारी लेके आया हूं। कौन है सवारी, कहाँ है सवारी? ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, यहाँ ये रात को इंसान कोई रुकता नहीं है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है ये जगह ठीक नहीं है इंसानों के लिए, और खास करके आज की रात। आज की रात क्या था भाई? लेकिन तुम कौन हो भाई? मैं उससे पूछने लगता हूं, आप भी तो इंसान ही हो ना, तो आपको क्यों डर नहीं लग रहा है? ऐसा क्या होगा यहां पर? वो कुछ बोलती तो नहीं है, अब मुझे इशारा करती है कि तुम यहां से निकल जाओ, तुम यहां से निकल जाओ। मैं कैसे बाबा जी को छोड़ के जा सकता था? मैं भला क्यों जाऊं उस लड़की की बात सुन करके? वो होती है कौन? हालांकि मेरे सपनों की रानी की तरह थी। अब मैं उसे बहस तो नहीं करता हूं, और वो मुझे इशारा करती है कि तुम यहां से निकल जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, यहां कुछ भी हो सकता है, कब क्या होगा कोई जान नहीं पाएगा। मैं फिर बहस तो नहीं करता, लेकिन सवाल जरूर दागता हूं, आप भी तो इंसान हो, तो आप क्यों नहीं डरती हो? तब कहती है कि मेरी बात अलग है, मैं तो यहीं पर रहती हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता है। लेकिन तुम यहां नहीं रहती ना, तुम दूर रहती हो, यहां पहली बार मेरे ख्याल से आए हो, ऐसा बात है ना? मैं कहता हूं हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? और ऐसा यहां पर क्या होगा? कहती है तुम्हारी सोच से परे होगा, जो होगा तुम समझ भी नहीं पाओगे। मैं डरा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उसकी बात में डरा था। अब मैं कहने लगा हंसते हुए कि आप भी तो इंसान हो, तो जो होगा मेरे साथ में वो आपके साथ भी तो हो सकता है। लड़की खिलखिला के हंस पड़ती है, कहती है तुम डरती नहीं हो क्या? मैं कहने लगा मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूं, मैं रात बिरात अपना ऑटो रिक्शा लेकर घूमता रहता हूं, अगर मैं डरूंगा तो मैं अपने रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा? मैं भी हंस देता हूं। तब वो खिलखिला के जोर से हंसती है, कहती है नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं समय पास कर रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम डरती हो या नहीं डरती हो। मुझे भी उसका मजाक बहुत अच्छा लगा था। जब वो खिलखिला के हंस रही थी तो मैं आनंदित हो उठा था। तब मैं कहता हूं कि देखिए आप यहाँ कहाँ रहती हो? यहाँ तो मैं इकलौता कोठी देख रहा हूँ जिसमें एक मेरे सवारी गए हुए हैं बाबा जी, शायद कोई पूजा पाठ करने के लिए गए। तो आप कौन से घर में रहती हो? और इस वक्त में आपको तो घर के अंदर होना चाहिए, आप बाहर क्या कर रही हो? तब वो लड़की कहती है मैं तो हमेशा घर के अंदर ही रहती हूँ, मुझे बाहर बहुत कम चांस मिलता है घूमने के लिए। आज मुझे मौका मिला है तो मैं क्यों ना पूरा रात के आनंद लूं। मुझे रात में घूमना
बहुत ही पसंद है, लेकिन इतना मौका मुझे मिलता ही नहीं है। आज रात को मिला है और तब मैं जाकर के बाहर घूम रही हूँ। मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्या बात है कि आपको मौका नहीं मिलता है? क्या आपका परिवार आपको घर के अंदर में बंद करके रखते हैं? और तब वो खिलखिला के हंसती है और फिर मायूस हो जाती है, उदास चेहरा हो जाता है। कहती नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे परिवार वाले तो बहुत बढ़िया थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो दूसरी दुनिया में चले गए, लेकिन मुझ पर बहुत तरह के बंदिश लगी हुई है। उस बंदिश को के वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं चाह करके भी अपने घर से अब मैं निकल नहीं सकती हूँ जब तक ऐसी कोई खास रातें नहीं आती है। और तब जाकर के मुझे कुछ टाइम के लिए आज़ादी मिलती है, अब फिर मुझे उसी घर में रहना पड़ता है। उसकी बात मैं समझ नहीं पा रहा था। ये पहली जो मुझे बुझा रही थी ना, मैं उसको समझने में बिल्कुल असमर्थ हो गया था। मैं कहने लगा, कौन सी बंदिश? जब आपके परिवार नहीं है तो आप पर बंदिश कौन लगाएगा? आप शादीशुदा हैं, आपके साथ में कोई रहता है। मैं इसी अंदाज में अब उससे जानना चाहता था कि शादीशुदा है, कुंवारा है, क्योंकि मेरा भी दिल उस पर अब आ चुका था। इतनी खूबसूरत थी ही वो, कोई भी इंसान उसको देखे, कुंवारा लड़का या शादीशुदा, देखता ही रह जाएगा, इतनी खूबसूरत थी उसको। अब मैं ऐसी लड़की का सपना देखा करता था और वो मेरे सामने, मैं उससे बात कर रहा था, हंसी मजाक कर रहा था और वो मुझे हर बात की जवाब दे रही थी। और तब कहने लगी, तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे, और ये सब बातें हर किसी को बताया नहीं जाता। छोड़ो भी, अब बताओ कौन सी बाबा जी को लेके आए हो? वो बाबा जी कितने तंत्र मंत्र का जानकार हैं? और तब मैं कहता हूं कि देखो जी, मुझे कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, मेरे ऑटो रिक्शा में किसी की नजर लगी हुई थी और बाबा जी ने उसको हटा दिया। मेरी कमाई बंद हो चुकी थी, मैं कमाई नहीं कर पा रहा था, और तब बाबा जी ने वो चीज को खत्म कर दिया। अब तो मेरी कमाई अब स्टार्ट हो चुकी है, अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। कहती है कि बाबा जी देखने में कैसे लगते हैं? बूढ़े हैं? मैं कहता हूं हाँ, बूढ़े ही लगते हैं। अच्छा, और क्या क्या बताए बाबा जी इस घर के बारे में, जिस घर में गए हैं? मैं उनसे कहता हूं कि देखिए, वो कुछ विशेष नहीं बताए हैं, और वो कहने लगे हैं कि बस इस घर में मैं पूजा पाठ करूंगा और फिर मैं लौट आऊंगा, और फिर हम कहीं और चल पड़ेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो आप बाबा जी के बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो? क्या आपके पास भी कुछ ऐसी उनके लिए काम है? कोई नजर वजर तो आपको किसी की लगी नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी की नजर लगेगी। लड़की खिलखिला के हंसती है, क्यों नहीं लग सकती? क्या मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूं? मैं सुंदर नहीं हूं? मैं जवान नहीं हूं? तब मैं जोर जोर से हंसता हूं, कहता हूं, मैं यही बात मैं उल्टा करना चाहता था। अब मैं बोलना चाहता था कि आपको तो हर किसी की नजर लग सकती है, लेकिन आप शायद बुरा मान जाती। मैंने इस बात को घुमा दिया। लड़की खिलखिला के हंस पड़ती है, कहती, तुम बड़े मजाकिया भी हो। ये बाबा जी तुम्हारे इस घर से कब निकलेंगे? जब ये बोलती है तब मैं उस लड़की की तरफ चौंक के देखता हूं कि आपको बाबा जी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? बाबा जी से कोई काम है क्या आपको? कहती, नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूं, कब तक मैं बाहर खड़ी रहूंगी? मैं कहता हूं कि कौन सा घर है, कौन सा घर है? मुझे आसपास में तो कोई और घर दूर दूर दिखाई दे रहा है। तो आप दूर की कॉलोनी के हैं? चलिए, मैं आपको ऑटो में बिठा कर ले चलता हूं, मैं आपके घर भी देख लूंगा बहाने से, और कभी कभी हो सकता है कि मैं आते जाते आपको देख भी जाऊं। मजाकिया तौर पर मैं इससे बात बोलता हूं। वो लड़की मुझे जवाब नहीं देती है, और तब कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपका ऑटो रिक्शा में क्यों जाऊं? मेरा घर तो यही है जिसमें बाबा जी गए हुए हैं। जब मैं सुनता हूं ना, तो मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लगा कि लड़की मजाकिया है, ये मजाक कर रही है, और क्यों ऐसी बात बोल रही है कि ये घर मेरा है। तब मैं कहता हूं कि देखिए, मजाक अपनी जगह पर है, सच्चाई तो बताइए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको जहां कहोगी मैं छोड़ के आ जाऊंगा, चलिए आप बैठिए। लड़की कहती कि नहीं, आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम बताता हूं कि मेरा नाम मुकेश है। मैं उस लड़की से पूछता हूं कि आपका नाम क्या है? वो अपना नाम भी बताती है। तब मैं पूछता हूं कि चलिए ना, मैं आपको छोड़ के आ जाऊं, देर हो रही है,
देखिए रात ज़्यादा हो गई है और जवान लड़की को बाहर घूमना भी नहीं चाहिए। तब उदास हो जाती है। कहती है कहाँ लेके चलोगे? मैं तो इसी घर में रहती हूँ जिस घर में बाबा जी गए हैं। अब मैं ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मुझे लगा कि लड़की झूठ बोलती है या अभी भी मजाक के मूड में है। अब मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए मजाक की बात मजाक तक ही सीमित रहती है, सच्चाई बताइए। तब कहती है मैं सच्चाई तो बता रही हूँ, मैं इसी घर में रह रही हूँ, इसी घर में मुझे अच्छा लगता है। अब तो मेरा कोई घर भी नहीं है। इसी घर में मैं काफ़ी दिनों से अब रुकी हुई हूँ। इसी घर में मैं सोती हूँ, बैठती हूँ और इसी घर से मुझे कभी कभी आज़ादी मिलती है तो मैं बाहर निकल आती हूँ, जैसे आज निकल के आई हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी बात पर एक पैसे का विश्वास नहीं कर रहा था। मुझे तो लग रहा कि सब झूठ ही झूठ बोल रही है, अभी भी मजाक में मूड में है। ये घर उसका कैसे हो सकता है? मेरे सामने ही बाबा जी उस घर का ताला खोलते हैं और उस घर में चमगादड़ भरी हुई थी, झुंड में निकलती है। उसमें ना बाबा ना, ये लड़की उस घर में कभी रह नहीं सकती। तब मैं कहता हूं कि अब रहने भी दीजिए, आप चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूं। मजाक एक सीमा तक की अच्छी लगती है। तब फिर वो उदास हो जाती है, कहती है कि हाँ मैं आपसे झूठ बोली हूं, लेकिन मैं इतना ही झूठ बोली हूं, मैं आपको सच्चाई सब कुछ बताती हूं। अब फिर वो जो बताती है ना, मुझे यकीन नहीं होता है, मेरा तो रोम रोम खड़ा हो जाता है उसकी बात सुन करके। ये नहीं हो सकता, इतनी सुंदर लड़की कोई प्रेतात्मा कैसे हो सकती है? वो लड़की कहती है कि देखिए मैं इंसान कभी थी लेकिन अब नहीं रही, मैं एक प्रेतात्मा हूं। अब मुझे एक बाबा जी ने कैद करके इस घर में काफी सालों तक मुझे अभी तक रखा हुआ है। वो बाबा जी भी जैसे बाबा जी आए हुए हैं उन्हीं की तरह तंत्र मंत्र का जानकार थे। मुझसे बहुत सारा काम करवाया करते थे, अच्छे काम, नेक काम, कोई बुरा काम नहीं करवाते थे। मैं भी उनके साथ में रह करके खुश नजर आती थी, मुझे भी किसी बात का तकलीफ नहीं था और वो लोगों का भला भी करते थे, बड़े दूर दूर तक जाते थे। मैं उनके साथ भी कभी कभी मुझे जाना होता था, मुझे लेके चलते थे और उनके साथ रह करके मैंने लोगों का बहुत भला किया। वो बाबा जी कुछ पैसा भी कमाते थे, धन भी उनके पास में जमा करते थे और वो इतना धन जमा कर चुके थे और वो इसी घर में कहीं न कहीं छिपा कर रखे हुए हैं। वो लड़की कहती जा रही थी, अब मैं उसकी बात को सुनता जा रहा था, मेरे रोम रोम खड़ा हुआ था। नहीं नहीं, शायद ये फिर मजाक कर रही है, मजाक कर रही है। लेकिन उसकी बोलने के स्टाइल, उसकी खामोशी, जो उदास चेहरा था, मैं उसको देख रहा था कि नहीं, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। आगे आगे जो बता रही थी मैं आपको बताने अब जा रहा हूं। वो लड़की कहती थी अब उनके पास बहुत सारा पैसा जमा था, धन दौलत, जो उनके जो लोग थे, मानने वाले थे, उनको दान भी देते थे। जो काम करते थे वो पैसा तो नहीं मांगते थे, लेकिन लोग बाग उनसे खुश होकर के कुछ न कुछ धन उनको बाबा जी को पकड़ाते थे और वो चाहते थे कि सब बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाए ना, तो कोई मैं बड़ा सा कुछ ऐसा चीज बनाऊं जो लोगों के लिए भलाई का काम करे। लेकिन उतना पैसा इकट्ठा हुआ नहीं था जितना उनका बड़ा सपना था और पैसे के चक्कर में वो लगे हुए थे। जो उनके शिष्य थे, जो उनको मानते थे, जिनके घर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, लोगों को प्रेत से मुक्ति दिलवाते थे, मैं भी उनके साथ में रहती थी और वो लोगों से दान भी नहीं मांगते थे। उनका कहना था कि जो खुशी से दे देना वही हमारे लिए ठीक है। अब लोग दान भी देते थे, पैसे को इकट्ठा करते थे, सोना चांदी भी मिलता था, जेवरात भी मिलता था, तो हर चीज को वो एक पोटली में भर करके रख देते थे। इसी घर में, इसी पुराने घर में, अब ये घर जो था ना, ये किसी शिष्य ने उनको दिया हुआ था रहने के लिए कि बाबा जी आप इधर उधर कहाँ भटकते रहते हो, जब आप इधर आओ तो इस घर में आप रहा करो, ये घर खाली है, हमारा परिवार इसमें रहता नहीं, हम लोग शहर में आ चुके हैं। तब से ये जो घर था ना, बाबा जी के कब्जे में आ चुका था और बाबा जी अपने हिसाब से इस घर को अब रेनोवेशन कराते हैं, कुछ ऐसा गुप्त तहखाना बनाते हैं और उस तहखाना में वो पूजा पाठ भी करते थे
अपना साधना भी करते थे और वो जो धन दौलत था जो जमा किए हुए थे उसी तहखाने में वो छुपा के रखते थे। वहां पर मुझे भी जाने का अधिकार नहीं है। उस जगह को मैं देखी भी नहीं हूं। जो बाबा जी मुझे बताते भी थे कि देखो बेटा, अब इतना धन हो गया और इतना आ जाए ना तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और उसके लिए हमेशा अब वो अपना काम पर लगे रहते थे, दूर दूर तक जाते थे, लोगों का सेवा भाव करते थे। अब बदले में लोग खुश होकर के कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर देते थे और वो सारा पैसा इकट्ठा करते थे। मुझे बताते थे कि देखो अब इतना धन हो गया और इतना चाहिए, इसके बाद मेरा वो सपना जो है पूरा हो जाएगा। मैं तो बाबा जी के पास सालों से रह रही थी और बाबा जी ने मुझे कुछ बंदिश भी कर रखा था। उनका कहना था कि देखो, इस कोठी से बाहर जाओगी ना, इस घर से बाहर जाओगी तो हर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होता है। उस तरह से आत्माएं भी अच्छी बुरी होती है, हर आत्मा अच्छी नहीं होती है। कुछ ऐसी भी आत्मा होती हैं जो बहुत बुरी होती हैं। कहीं उनका नजर तुम पर लग गया फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि इस घर में कोई प्रेतात्मा जो ऐसी बुरी है वो तुम्हारे लालच में यहां तक आ जाए। मैं कभी नहीं चाहूंगा। और मुझ पर बंदिश लगा कर रखते थे, इस घर को बांध के रखते थे कि कोई प्रेतात्मा मुझे तलाश करते करते अंदर भी ना जाए। और मुझे भी ऐसा ही बंदिश बनाया गया था। मैं चाह करके भी उस घर से निकलना चाहती थी तो निकल नहीं पाती थी। बाबा जी कहना था कि बस पूर्णमासी की रात को तुम बाहर निकल सकती हो, और वो भी कुछ टाइम के लिए। वो आत्माएं सब अपने अपने काम में लगी रहती है, अपनी ताकत बढ़ाने में लगी रहती है, और तब एक दूसरे को परवाह नहीं करती, अपने काम में जुटी रहती हैं। ये समय तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। अमावस की रात और पूर्णमासी की रात कुछ टाइम के लिए तुम बाहर निकल सकती हो, और फिर इस घर में तुम्हें आना ही होगा। अगर बाहर रहोगी फिर किसी शक्तिशाली प्रेत आत्मा का शिकार बन जाओगी। बाबा जी मुझे सब कुछ समझाते थे। मैं एक दो बार कोशिश भी किया था कि मैं रात को निकल कर के बाहर घूम आऊं। मुझे इस घर में कभी कभी बाबा जी नहीं होते थे तो अकेलापन का एहसास होता था, घुटन महसूस होता था। तब मैं बाहर निकलने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं इस घर से बाहर निकल ही नहीं पाती थी। वो तंत्र मंत्र से इस घर को पूरी तरह से बांध रखे थे। तब मैं इस घर में मुझे अकेले ही रहना पड़ता था। आज पूर्णवासी है ना, तब मैं इस घर से बाहर निकली हूं। वो चमगादड़ तुमने देखा था ना उड़ते हुए, मैं उन्हीं के पीछे में थी। वो चमगादड़ वो कोई प्रेतात्मा नहीं थे, वो रियल में चमगादड़ थे। वो हमारे घर में रहते भी हैं। घर अकेला है ना, यहाँ दिया बाती तो होती नहीं है, तो चमगादड़ों का वास हो चुका है। अब मैं उनसे दूर रहती हूँ। अब वो आगे का हिस्सा है ना चमगादड़ के कब्जे में आ चुका है। लड़की कहती है तो मुझे विश्वास नहीं होता। ये मुझे लगा कि अभी भी मेरे साथ में कोई खेल खेल रही है, कोई मजाक कर रही है। मैं कहने लगा फिर उस धन का क्या हुआ जो बाबा जी ने इकट्ठा किया हुआ था? वो तो काफी सारा धन अब बाबा जी के पास में जमा होगा। तब कहती है हाँ जरूर हुआ होगा, वो वहीं पड़ा होगा जहां बाबा जी रखते होंगे। मैं पूछता हूं कि फिर तुमने यहां पर और किसी को आती जाती देखा? उस धन का गंध किसी औरों को पास पहुंचा होगा, चोरो चक्का कोई ना कोई इस घर में आने की कोशिश करता होगा। अब बोलती है हाँ बहुत लोग इस घर में घुसे, इधर से उधर से, आगे से बाउंड्री भी है, अब वो बाउंड्री खुद के भी आ जाती है, घर में घूमते हैं, लेकिन ना जाने किस चीज का तलाश करते हैं, तहखाना तक तो पहुंच ही नहीं पाते जहां पर मैं रहती हूं। और उसके आगे के हिस्सा में मैं जा नहीं सकती। वो आगे तंत्र मंत्र से बंधा हुआ है वो जगह। और बहुत तरह के जैसे ही बाबा हैं, इस तरह के बाबा लोग भी इस घर के कई चक्कर काट चुके हैं। और ये जो बाबा है ना, ये तीसरी बार आए हैं। पूरी सच्चाई, पूरी कहानी उस प्रेतात्मा ने मुझे बता दिया। मैं कहने लगा कि मैं कैसे यकीन करूं कि आप प्रेतात्मा हो? तब कहती है कि ठीक है, अब मैं गायब होती हूं, आप मुझे ढूंढ के दिखा दो। अब वास्तव में खड़े खड़े जैसे हवा में गायब हो चुकी है। तब मुझे कोई सर पर खुजाने की कोशिश करता है, मेरे बाल खींचने की कोशिश करता है। मैं डर जाता हूं। तब अपने रूप में आ जाती है, कहती है देख लिए ना,
मैं प्रेतात्मा ही हूं। मैं आपसे कोई झूठ बात नहीं बोला। मैं अब थोड़ा थोड़ा खेल समझने लगा था। डर तो मुझे काफी लगा था। उस लड़की से भी मुझे अब डरने लगने लगा था। देखने में खूबसूरत थी, लेकिन थी तो प्रेतात्मा। कब उसका मूड बिगड़ जाए, कब मेरे साथ में कुछ गलत कर दे, कहा नहीं जा सकता। भूत प्रेत से अब दोस्ती भी अच्छी नहीं है। मैं अब जान चुका था, डर में था। मुझे अब लगने लगा कि मैं यहां पर क्यों हूं। ये तो प्रेतात्मा है, कभी भी इसका दिमाग पलट सकता है, कभी भी मुझ पर हमला कर सकती है। अब मैं यहां पर क्यों हूं। मैं अब जाने को सोचता हूं कि मैं अब यहां से निकलूं। हाँ, तभी मुझे बाबा जी ख्याल आता है, अरे अंदर तो बाबा जी है ना, उनको मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूं। तो बाबा जी इस घर में आकर के कौन सा पूजा पाठ कर रहे हैं। कहीं उस तांत्रिक बाबा का धन का लालच में तो नहीं पड़े हुए हैं, कहीं वो धन का खोजबीन तो नहीं कर रहे हैं। मेरे दिमाग में यही बात बैठ जाती है। आज जब तक मैं देखता हूं कि लड़की कहां है, लड़की फिर गायब हो चुकी थी। आसपास में पूरा देखता हूं, ढूंढता हूं, लेकिन कहीं नजर नहीं आती। और अगले पल मेरे बगल में बैठी हुई सीट पर, ऑटो रिक्शा का सीट पर, जो पिछली सीट पर बैठा था, मेरे साथ ही बैठी हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी। मैं तो एक बार फिर डर गया था। मैं कहने लगा, आप मेरे से दूर हट जाइए, दूर हट जाइए, नहीं तो मैं ही उतर जाता हूं। तब मेरे बाजू पकड़ लेती है, कहती नहीं, आप बैठे हो यहीं पर, आपके साथ मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रही हूं। बाबा जी कहते थे ना कि पूर्णमासी की रात को कुछ अच्छी आत्माएं भी आती हैं और कुछ बुरी भी आत्माएं। मैं अच्छी आत्माओं को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन अच्छी आत्मा तो नहीं मिली, लेकिन अच्छे लोग तो मिल गए ना। आप मेरे लिए वही अच्छी आत्माएं हैं। आप मेरी मदद कीजिए ना। मैं आपको पूरी सच्चाई बता दिया हूं, आप मेरी मदद कीजिए। मैं अब इस घर में अब मैं रहना नहीं चाहती। बाबा जी ना जाने कहां गायब हो चुके हैं, उनका आता पता नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि उनकी प्राण ना निकल गया हो, नहीं तो इतना लंबा अरसा कहीं पर रुकते नहीं थे। इस बात को तो सालों साल हो गया है। अब मुझे बिल्कुल चांस नहीं लगता है कि बाबा जी जिंदा होंगे। ये लोग जो आते हैं ना, उसी धन का खोज में आते हैं। वो जो तहखाना है, अभी तक वो लोग ढूंढ नहीं पाए। जब लड़की बताती है ना, तो मेरे मन में तो वही ख्याल पहले भी आ चुका था। लड़की बताती है तो मेरा ख्याल बिल्कुल सही हो जाता है। मेरा मानना लड़की का मानना बिल्कुल बराबर था। मैं कहने लगा, फिर मैं आपका क्या मदद कर सकता हूं, आप तो प्रेतात्मा हो, आप खुद अपनी मदद कर सकती हो। जब लोगों का मदद कर सकती हो, तो अपने आप को क्यों नहीं कर सकती। तब कहती है, मैं कैसे कर सकती हूं, मैं उस चीज को वहां से हटा नहीं सकती ना, मेरे बस का नहीं है। वो जो शक्ति है वहां पर बाबा जी ने रखा हुआ है, अगर मैं जैसे ही छूंगी तो मेरे लिए तो बड़ा नुकसानदायक साबित होगा ना। वो मुझे जला देगा, मुझे तड़पाने लगेगा, और उस दर्द को मैं एक बार महसूस कर चुकी हूं। मैं दोबारा उस चीज को छूने का कोशिश भी नहीं कर सकती हूं। ये काम आप कर सकते हैं। अगर आप उस चीज को वहां से हटा देंगे, तब शायद मुझे इस घर से आजादी मिल सकती है। मैं अपने अन्य जगह पर जा सकती हूं, मैं पूरी दुनिया में घूम सकती हूं, फिर मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। और वो कहते कहते मैं देखता हूं कि उसका चेहरा उदासी से भर जाता है, रोने लगती है। उसका रोना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सब कुछ भूल चुका था। जो मैंने प्यार शुरू में अब उमड़ के आया था, मुझे तो लगा था कि ये लड़की काफी खूबसूरत है, जैसे मैं सपने में देखा करता था कि मेरी शादी हो तो ऐसी लड़की से हो। अब सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। भला कोई प्रेतात्मा से कोशिश भी कर सकता है शादी के लिए? नहीं बाबा नहीं। मैं तो डरा हुआ था, मेरे बगल में बैठी थी। अब मैं खौफ में था, लेकिन वो कह रही थी कि आप मुझसे मत डरिए, मैं आपका कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं हूं। अब मैं बिल्कुल शांत बैठा था, सोच रहा था। तभी दरवाजा खुलता है। वो पुराना दरवाजा था, जैसे खुल रहा था, आवाज आना शुरू हो गया। जैसे ही प्रेतात्मा को लगता है कि हाँ, अब कोठी का दरवाजा खुल रहा है, जैसे ही आवाज आती है दरवाजा खुलने का, वो प्रेतात्मा लड़की हड़बड़ा जाती है। मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, वो बाबा जी आ रहे हैं, वो मुझे देख लेंगे तो मुझे पकड़ लेंगे। मैं फिर किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहती हूं। आप मेरी मदद करोगे ना, आप मेरी मदद करोगे ना, आप लौट के आओगे ना, आप बोलो, मेरे से वादा करो, आप लौट के आओगे ना।
मेरे लिए मैं इस घर से आजादी चाहती हूं। आप मेरी मदद करोगे ना? मैं आपको निराश नहीं करूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं आपके मेहनताना जरूर दूंगी। मेरे पास में है, मैं आपको दे सकती हूं। इतना धन है जो मैं छुपा के रखी हुई हूं। वो लड़की मुझे लालच दे रही थी और जतला भी रही थी कि आपसे मैं प्यार करती हूं। लेकिन मैं भला लालच में कैसे फंसता? अब मैं एक प्रेतात्मा से प्यार कैसे करता? मैं सोच भी नहीं पाया था। और इसके बाद बाबा जी आ जाते हैं और फिर वो लड़की हवा में गायब हो जाती है। बाबा जी में मुझे उठाते हैं। उनकी नज़र में मैं सोया हुआ था। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और कहते हैं, बेटा चलो अब चलो हम अपने घर पर निकलते हैं। अब रात ज़्यादा हो चुकी है, अब मैं कहीं और नहीं जाऊँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बात सुन करके। ऑटो रिक्शा में स्टार्ट करता हूँ। अब मैं चल पड़ता हूँ। मेरे मन में सारा सवाल था, मैं कैसे बाबा जी से पूछूं किस घर में बाबा जी क्यों गए थे? कैसे मैं पता करूं? अब फिर मैं सोच लेता हूं कि शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। और तब मैं पूछता हूं, बाबा जी ये जो घर में गए थे, मैंने बहुत सारा चमगादड़ को उड़ते हुए देखा। ये घर लगता है कि सालों से बंद रहा होगा। बाबा जी कहते हैं, हाँ ये घर हमेशा बंद ही रहता है। मैं कभी कभी आता हूं, इस घर में पूजा पाठ करता हूं। तब मैं कहता हूं कि आपका घर है? और तब कहते नहीं मेरा नहीं है, ये मेरे गुरु भाई का है। गुरु भाई का है ये। जैसे मैं तांत्रिक हूं ना, मेरे गुरु भाई भी एक बहुत बढ़िया तांत्रिक थे। लोगों का भलाई के काम करते थे। जैसे मैं आपका भलाई किया वैसे भी उनका भी काम था। मैं समझ गया था कि अब बाबा जी तंत्र मंत्र नहीं, गुरु भाई का धन ढूंढने के लिए आते हैं। लेकिन मैं पूछ नहीं पाता हूं। और उसके बाद बाबा जी कुछ विशेष बताते भी नहीं है। आखिरकार उनके स्थान पर मैं उतार देता हूं और वो उतना ही किराया देते हैं जितना मैं बोला था और खुश हो जाते हैं। और कहते हैं कि देख लो तुम ऑटो रिक्शा चला करके, अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि नजर नहीं उतरी तो मेरे पास में जरूर आ जाना। मैं कहता हूं, हाँ बाबा जी मैं जरूर आऊंगा, ऐसी कोई बात होगी तो। मैं अब चल देता हूं। मैं अपने घर पहुंचता हूं और उसी प्रेतात्मा के बारे में सोचने लगता हूं। इतनी खूबसूरत थी, जैसे मैं सपना देखा करता था कि मेरी पत्नी अगर मेरी शादी हो तो ऐसे ही लड़की होना चाहिए, देखने में सुंदर हो, जवान हो और पूरे घर को संभाल सके। मृदुभाषी थी, आवाज में मिठास भी था, मेरे सपनों की रानी की तरह थी। उसी के बारे में सारी रात मैं जो भी समय बचा था वो सोचते सोचते कब सो जाता हूं मुझे एहसास तक नहीं होता। सुबह मेरे माँ बाप मुझे आवाज देख के उठाते हैं, काम पर नहीं जाना है बेटा? और तब मैं कहता हूं कि हाँ जाना है ना। तैयार होता हूं और फिर अपने काम पर निकल जाता हूं। और सवारी मिलने लगती है। मतलब नजर जरूर लगा हुआ था। मेरा मानना था कि मेरे ऑटो रिक्शा पर नजर जरूर लगा था। और इसके बाद मैं सारा दिन सवारी ढोता रहा और जितना मैं कमाता था उससे ज्यादा ही कमा लिया था। अभी पूरा दिन बाकी था। और जब मैं थक जाता हूं और तब एक पेड़ के पास ऑटो रिक्शा लगा करके आराम करने लगता हूं कि चलो अब तो कमाई हो चुकी है, थोड़ा देर आराम कर लेना चाहिए। कब मुझे नींद आ जाती है अब मैं सपना देखने लगता हूं उसी प्रेतात्मा की। जैसे मैं वहीं पर पहुंचा हुआ हूं जहां पर मेरा ऑटो रिक्शा खड़ा था और वो प्रेतात्मा खिड़की से नजर आ रही है। उस कोठी की खिड़की से मैं उसको साफ देख रहा हूं। वो मुझे आवाज दे रही है, मेरा नाम लेकर के, मुकेश मुकेश क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्या मुझे इस घर से आज़ादी नहीं दिलाओगे मुकेश? अरे आओ भी ना, मैं काफ़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ काफ़ी देर से। मेरे को अब दर्द हो रहा है, इस घर में घुटन हो रहा है, अकेलापन महसूस कर रही हूँ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और मेरी नींद खुल जाती है। नींद खोलता हूँ तो देखता हूँ शाम का समय हो चुका है, धुंधलका होने लगा है। वो एहसास मैं भूल नहीं पाता हूँ, सपने का एहसास। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रियल टाइम में घटा हो, मैं उसी जगह पर था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन मैं वहां से काफी दूरी पर था। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कैसे उस लड़की का मदद कर सकता हूँ। अगर मैं मदद करने गया कहीं मैं किसी लपेटे में तो नहीं आ जाऊंगा। उस लड़की की आंखें, उसकी आंखों का रोना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। तब
ऐसा मन करने लगा कि हाँ, उस लड़की का मुझे मदद करना चाहिए, लेकिन कैसे करूँगा। मैं उधेड़ बुन में फंसा रहता हूँ और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ता हूँ। और खास करके जब मैं रात को सोने लगता हूँ तब उसका सपना मुझे आना शुरू हो जाता है। हर बार मेरे ऑटो रिक्शा उसी कोठी के सामने में खड़ा नजर आता है। मैं ऑटो रिक्शा की पिछली सीट पर बैठा अपने कप आता हूँ और सामने की खिड़की खुली होती है। उस घर की खिड़की से मुझे आवाज देती है, मुकेश मुकेश, मुझे इस घर से निकाल दो ना, मुझे आज़ादी दिलवा दो ना। कब करोगे मुकेश, कब मेरे पास में आओगे, अब आ भी जाओ ना। ऐसा सपना मुझे आने लगा था। सपनों से मैं थोड़ा परेशान हो चुका था। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और उस लड़की ने अब मुझे भी कहा भी था कि देखो मुकेश, मैं तुम्हें मुफ्त में काम नहीं कराऊंगी, इसका मेहनताना भी दूंगी। मेरे पास थोड़ा बहुत धन है जो मैं आपको दे सकती हूँ। मैं भी थोड़ा लालच में आने लगा था। अब मैं सोचा कि चलो इस लड़की की मदद कर दिया जाए, लेकिन कैसे। मैं तो कोई तांत्रिक नहीं था, मैं कोई मांत्रिक नहीं था, तो उसका मदद मैं कैसे करूंगा। वो मदद किसी और से क्यों नहीं मांगती, जो तंत्र मंत्र का जानकार है उससे क्यों नहीं मांगती। तभी मुझे ख्याल आ जाता है, वो लड़की जब तांत्रिक बाबा घर से निकल रहे थे ना, तो डर गई थी। वो कह रही थी कि ऐसे जो तांत्रिक है ना, मुझे पकड़ना चाहते हैं, वो अपना काम सिद्ध करवाना चाहते हैं, मैं दोबारा किसी बंदिश में बंधना नहीं चाहती। तब मैं समझ जाता हूँ कि वो तांत्रिक मांत्रिक से क्यों नहीं मदद मांगती। वो डरती है कि कहीं मैं इस कैद से छूटूं और कोई दूसरी कैद में मुझे डाल दे। मैं समझ जाता हूँ ये काम तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन कब, पूर्णमासी को या अमावस्या को। ना बाबा, अमावस्या को तो मैं उस जगह पर जा भी नहीं सकूंगा, वो तो काली अंधेरी रात होती है। मैं जरूर पूर्णमासी को जाऊंगा। अमावस्या आ जाता है, अमावस की रात को बड़ा ही गजब का सपना देखता हूं। मैं देखता हूं कि वो लड़की मुझे तलाश करते करते मेरे घर तक आ पहुंची है। मैं सोया हुआ हूं और मुझे पैर पकड़ के उठा रही है, मुकेश मुकेश उठ भी जाओ ना, देखो मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूं, मेरी मदद करो ना, मेरी मदद करो ना, मुझे कैद से आजादी दिला दो, इतना तो तुम कर ही सकते हो। मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं, मेरे पास में थोड़ा बहुत धन है, मैं वो तुम्हें दे दूंगी, बस शर्त यही है कि मुझे कैद से आजादी दिलवा दो। और मैं हड़बड़ा के आंख खोलता हूं। जैसे आंख खोलता हूं ना, मुझे एहसास होता है कि अभी अभी यहीं पर थी, अभी अभी यही थी। कुछ ऐसी खुशबू मुझे महसूस होती है जो लेडीज लोग लगाया करते थे। अब मेरे घर में बस बूढ़ी माँ मेरे पिता थे। मेरे घर में तो परफ्यूम का, सेंट का, खुशबू का प्रयोग होता ही नहीं था। पूरा बदन कांप जाता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है। मैं फिर सो नहीं पाता हूँ, सोचने लगता हूँ और तभी मेरी आंखें फिर नींद से बोझिल होने लगती है। और कुछ ही देर में फिर मैं वही सपना देखता हूँ कि मैं अपने पलंग पर लेटा हूँ और वो लड़की मेरे पैर खींच रही है और कह रही है, चलो भी ना मुकेश, चलो ना, मेरी मदद कर दो ना। फिर मैं जाग जाता हूँ। फिर वही एहसास मुझे होता है कि अभी भी लड़की यहीं पर है। आज अमावस की रात है, शायद इसको आजादी मिलती होगी और तभी ये मेरे घर तक आ गए। मैं सोच करके कांप जाता हूँ। कम रोशनी के जो बल्ब जल रहा था, मैं तेज रोशनी कर देता हूँ। चारों तरफ देखने की कोशिश करता हूँ कि बाकी मेरे घर में आ चुकी है क्या, लेकिन कोना कोना छान मार देता हूँ और तब वो मुझे नजर नहीं आती। अगले पल जैसे मेरे बाल को कोई खींचता है। जैसे ही पलट के देखता हूं तो कोई भी नहीं था, लेकिन बाल खींचना मुझे ध्यान आ गया। मैं अब समझ गया था कि प्रेतात्मा मेरे घर के अंदर में ही है। रोशनी है ना, आज तभी मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन मैं रोशनी बंद भी नहीं करता हूं। मुझे उससे डर लगने लगा था। ये मेरे घर तक कैसे आ गई, ये मेरा घर कैसे जान गई है, मेरे घर तक कैसे पहुंच गई। मैं कांप गया था डर से। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अगले पल में रोशनी बंद कर सकूं। मैं अपने कमरे से बाहर निकल जाता हूं और मैं माँ को आवाज लगाने लगता हूं, माँ माँ उठो भी, उठो भी। माँ नींद में थी, कहती क्या बेटा। और तब मैं कहता हूं, मेरे माँ सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सर में तेल लगा दो। कहती आ जा। मैं माँ के कमरे में चला जाता हूँ। मेरे पिता सोए हुए थे और माँ मेरे सर पर तेल लगा के चंपी करने लगती है। कहती है बात क्या है, सर में दर्द कैसे हो गया, जरूर
कुछ ना कुछ गलत खाया पिया होगा, इसलिए दर्द होता है गैस की वजह से। मैं कहता हूं हाँ माँ, कुछ ऐसा ही मैं खाया होगा। अब इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने कमरे में जाऊं। माँ कह रही थी कि देख अब जा भी ना, जाकर आराम कर ले। हाँ, तब कहता हूं माँ मुझे यहीं पर सोने दे, मुझे इस घर में अच्छा लग रहा है। माँ तो माँ ही होती है। हाँ, तब कहती है कि ठीक है। मैं अपने माँ को साथ में चिपक के सोता हूं, छोटे बच्चे की तरह। ऐसा लगता है कि मैं माँ को छोड़ूं नहीं। मैं उस लड़की से डरा हुआ था। लड़की मेरे घर तक पहुंच गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? जब मेरे घर तक पहुंच गई, मेरे परिवार को हानि ना पहुंचा दे, मुझे इस बात का डर था। और इस तरह सुबह होता है। तब माँ कहती है कि आज बड़े माँ के तरह लाड आ रहा था, मैं देखी थी, मुझे पकड़ करके बच्चे के माफिक सोया हुआ था। तब मैं हंस के बोलता हूँ माँ, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए और बाप के लिए हमेशा बच्चा ही होता है। और मेरे बापू भी थे, वो भी हंस देते हैं। कहते हैं सही तो कह रहा है। इसके बाद कहते हैं काम पर नहीं जाना क्या? तब मैं कहता हूँ हाँ जाना है ना। इसके बाद मैं काम पर जाने लगता हूँ। और रात को वो सपना अब कुछ टाइम पर अब आने लगा था। नहीं तो मैं काफी परेशान हो चुका था। ऐसा लगा था कि वो सपना से मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। शायद उस लड़की को एहसास हो चुका था कि मैं उसकी मदद करने वाला नहीं हूं। तब वो सपने में कम आती थी। 2 दिन पर 3 दिन पर ऐसा सपने में आकर के मुझे अब बुलाती थी कि देखो ना, मैं बिल्कुल परेशान हूं, अकेले में हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आज़ादी दिलवा दो, आज़ादी दिलवा दो, बदले में तुम्हें खुश कर दूंगी। मैं अब सोचने लगा था कि मैं मदद करूं या ना करूं। मैं ये बात किसी से पूछता भी नहीं था। मुझे लगा कि नहीं, ये सवाल किसी से करना नहीं चाहिए। जो कुछ है मैं अपने आप देख लूंगा। और आखिरकार जब अमावस की रात होती है ना, वो पूर्णमासी की रात जब होती है, तब मैं हौसला करता हूं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद उस कोठी के पास पहुंच जाता हूं, लगभग उसी टाइम में जिस टाइम में बाबा जी को लेकर के मैं उस कोठी में गया था। वो कोठी बिल्कुल सुनसान थी। आसपास में कोई जगह भी नहीं थी जहां पर कोई घर हो। वहां से कुछ दूरी पर जरूर थी, 500, 700, 800 मीटर, 1 किलोमीटर के अंदर में घर की रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। लेकिन वो जगह बिल्कुल खाली खाली सा था। मैं अपना ऑटो रिक्शा तो रोक दिया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि मैं अपने ऑटो रिक्शा से नीचे उतर जाऊं। मैं सोचने लगा, क्या मैंने ये जो कदम उठाया है, क्या मेरे लिए सही है? मैं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूं। मुझे यहां तक आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? मैं यही सब कुछ सोच रहा था। और तब अगले पल मेरे पिछली सीट पर वही लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। दिखाई जैसे ही देती है, मैं एक बार उछल जाता हूं। तुम आ गई फिर? तब कहती है, बड़ी मुश्किल से यहां तक आए हो, जबकि मैं तुम्हें हर बार कोशिश किया हूं कि मैं जल्दी से जल्दी इस घर में लेके आऊं। मुझे पता था कि तुम आओगे जरूर, मुझे तड़पाने के बाद में आखिरकार पहुंच गए ना। तो जब आ ही गए हो तो मेरा उपकार कर दो ना, उस जगह पर चलो और उस चीज को यहां से हटा दो, और तब मैं आजाद हो जाऊंगी सदा के लिए। मैं तुम्हें मेहनताना भी दूंगी। कुछ मेरे पास भी धन दौलत है जो मैं बाबा जी से ले रखा था, वो मैंने छिपा के रखा हुआ है, वो मेरे पास में अभी भी है। बाबा जी का धन का तो मैं बता नहीं सकती कि धन आज भी वहां है कि नहीं है, लेकिन अपनी धन का मुझे जरूर पता है। तो चलो भी, मेरा मदद कर दो, मेरा मदद कर दो। मेरे शरीर को छूती है, ऐसा लगता है कि बिजली का करंट मेरे शरीर में दौड़ने लगता है। फिर अपने होशो हवास में मैं नहीं रहता। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में तो बहुत सारी ताकत आ गई है, एनर्जी आ गई। डर तो गायब हो चुका था, मैं जोश में आ चुका था। अब फिर कहता हूं, अरे चलो भी, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, इसीलिए तो आया। तब मुझे दरवाजे के पास लेके जाती है, लेकिन दरवाजे पर तो मोटा ताला लगा हुआ था, वो जंग लगा हुआ ताला। और ताला मैंने खुलते हुए बाबा जी के साथ देखा था। मैं अब उस ताला को देखता हूं, तब प्रेतात्मा की तरफ, मतलब इसकी चाबी कहाँ है, ये ताला कैसे खुलेगा? प्रेतात्मा मुस्कुरा देती है,
अरे कोई बात नहीं, मैं ताला को चुटकी में खोल देती हूँ। और उसने वैसा ही किया था। वो ताला खुल चुका था, दरवाजा भी खोल देती है। और तब में हम अंदर जाते हैं ना। और तब मैं देखता हूँ कि बाहर में देखने में पुराना मकान जरूर दिखाई दे रहा था, कोठी, लेकिन अंदर से उसमें पेंट वगैरह चमक रहे थे। और प्रेतात्मा ने सही कहा था, एक एरिया था जहां पर चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। जैसे हम वहां पर पहुंचते हैं, चमगादड़ भड़बड़ा के उड़ने लगते हैं, मेरे चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं। और उस टाइम मेरी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन उस प्रेतात्मा ने मुझे उस टाइम मदद किया। उनको जैसे आदेश दे रही है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, आप लोग आराम से अपनी जगह पर बैठ जाओ। जैसे उसकी बात को चमगादड़ समझ रहे थे और फिर अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं। मैं इतना जोश में था, लेकिन वो जब घटना घटती है ना, तो एक बार मेरा जोश ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अगले पल फिर वही लड़की मेरे सर पर हाथ रखती है, डर गए क्या? और तब वही जोश मेरे पास लौट आता है। कहता हूं नहीं, चलो अब कहाँ चलना है। मुझे लेकर के अब एक सीढ़ी उतरना शुरू कर देती है। बेसमेंट में अब पहुंचती है। वहां बेसमेंट होता है। बेसमेंट में जैसे अनाज रखने के लिए जगह बनाई गई थी, वैसा ही बेसमेंट था। ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा था। उस गुप्त दरवाजे को चाबी किसके पास में है ये तो पता नहीं, लेकिन उस गुप्त दरवाजे को प्रेतात्मा ने बड़े आराम से खोल दिया था। वो छोटा सा दरवाजा खुल जाता है और देखने में जैसे लगता है कि दीवार है, ये दरवाजा तो हो ही नहीं सकता है। मुझे अंदर लेके आती है और तब मैं देखता हूं कि अंदर तो बहुत बड़ा बेसमेंट है और उसमें कई पार्टीशन दिए हुए हैं, सब पर बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं जो जंग खाए हुए हैं। मुझे एक कमरे के अंदर ले जाती है और कहती है, यही वो चीज है, इसी में वो शक्ति बंधी हुई है, जिस शक्ति से मैं यहां पर बंधी हुई तुम्हें दिखाई दे रही हूं। इस चीज को तुम हटा दो और तब मैं आजाद हो जाऊंगी। मैं देखता हूं एक मिट्टी का कलश होता है जो लाल कपड़े से बंधा हुआ था और लाल कपड़ा भी बिल्कुल अब बेरंगा हो चुका था। वो सफेद सफेद से दिखने लगा था और कहीं पर वो लाल लाल थोड़ा हल्का फुल्का नजर भी आ रहा था, डिस्कलर हो चुका था। अब मैं इशारा करता हूं, क्या यही है? इसी में सारी शक्ति है, इसी वजह से तुम यहां पर बंदिश बनी हुई हो, इस जगह से निकल नहीं पा रही हो। मैं जोश में बिल्कुल हाई था। वो लड़की ने मेरे सर पर हाथ फेरा था तो मेरे अंदर में एक शक्ति का एहसास हुआ था। मैं अभी भी बिल्कुल जोश में था। वो लड़की कहती, हाँ इसी में सब कुछ है, मैंने एक बार गलती से छूने की कोशिश किया था और तब मैं उस दर्द को आप समझ रहे हो कितना मुझे दर्द हुआ था, लेकिन आपको नहीं होगा, आप एक बार छू के देखो। मैं जाता हूं जोश जोश में और सही में मैं छूता हूं तो मुझे कुछ नहीं होता है। लड़की खुश हो जाती है और कहती है, अब आप ये काम कर सकते हो। तब मैं कहता हूं, इसको करना क्या है? कहती है, बस यहां से लेकर के आप चले जाओ और इसको किसी नदी में जिसमें पानी बह रहा हो उसमें आप डाल दो और आपका काम खत्म, मैं इस घर से आजाद हो जाऊंगी। मैंने बोलने लगा, बस इतना ही करना है, इसमें कुछ टोटका का कोई जरूरत तो नहीं है, कोई मंत्र मुझे आता नहीं है। कहते कि इसमें मंत्र का जरूरत नहीं है, ये जो कलश है ना, अगर पानी में टूट जाएगा, बह जाएगा, तो जो शक्ति है ना पानी के साथ बहती हुई दूर निकल जाएगी। इस घर में वो शक्ति रहेगी नहीं, आप मुझे आजादी मिल जाएगी। अब मैं जोश में होश नहीं खोता हूं, आराम से उसको कलश को कि कहीं मेरे हाथ से टूट करके यहीं ना गिर जाए, फिर सब कुछ काम खराब हो जाएगा। उस लड़की कहना था कि यहां से दूर जाकर के कोई बहती हुई नदी में इसको डाल देना है। मैं बड़े आराम से उठाता हूं और फिर कहता हूं, चलो अब मुझे बाहर तक छोड़ दो। लड़की मेरे साथ ही साथ चलती है, आगे आगे मैं पीछे पीछे। सारा दरवाजा पार करते हुए आखिरकार हम उस घर से बाहर निकलते हैं और जैसे बाहर निकलते हैं लड़की ऑटो तक आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ में जा नहीं पाऊंगी, मैं यहीं पर इंतजार करूंगी, आप चले जाओ। और फिर मैं जैसे ऑटो स्टार्ट करने लगता हूं, कहती है, रुको रुको। मैं रुक जाता हूं और तब और ना जाने कहां से हवा में एक थैली मुझे निकाल के देती है। कहती है, ये तुम्हारा मेहनताना है, अब इसको रख लो और देखो
इसको पानी में बहाने के बाद इस घर में कभी लौट के मत आना। यहां पर मुझे ढूंढने का कोशिश भी मत करना, और गलती से रात के टाइम में इस जगह पर आना भी मत। नहीं तो जैसे ही मैं इस घर को छोड़ूंगी और आत्माएं इस घर में आने के लिए तैयार बैठी है। उनको घर ये बिल्कुल खाली खाली पसंद आएगा। तो ऐसी गलती दोबारा से मत करना, ना ये ऐसी गलती करने की कोशिश करना। अब जाओ भी, अब निकल जाओ, जैसे मैंने कहा है वैसे ही कर देना। मैं उसकी बात सुन करके हाँ भरता हूं, उस थैली को खोलता हूं, और उसके बाद जो देखता हूं तो उसमें जेवर पड़े हुए थे। हार था, गले का, कानों का, मतलब लड़कियों का आइटम था, औरतों का आइटम था। मैं कहता हूं ये क्या है? तब कहती है ये मेरा ही है, बाबा जी ने मुझे दिया था, कहते थे कि मुझ पर ये हार अच्छा लगेगा। अब यही तो मेरे पास में है, इसके अलावा कोई धन नहीं है। जिसके बारे में तुम्हें बात करती थी यही वो धन है। ये अब आज से तुम्हारा हुआ, इस पर आपका हक है। आप इसको चाहो बेचो या अपने घर में रखो, अपने पत्नी को देना। मैं तो कहती हूं ये धन बेचना नहीं, अपने पत्नी को ये पहनाना। ये बाबा जी का दिया हुआ है, ये तुम पर, तुम्हारे परिवार को सुख शांति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बाद मुझे कहती अब निकल जाओ। मैं जैसे जादू से बंधा हुआ था, और उसके बाद मैं ऑटो रिक्शा लेके चलता हूँ, नदी में पहुँचता हूँ, और जैसे उस लड़की ने कहा था वैसे ही करता हूँ। और उसके बाद जो मेरा शरीर है ना, फिर पहले की तरह हो जाता है। मैं डर जाता हूँ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, कहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। खौफ में भर जाता हूँ, और इसके बाद कहीं रुकता नहीं हूँ। मैं सीधा अपने घर वो जेवर लाता हूँ और अपने तकिए के नीचे छिपा के रख देता हूँ कि चलो सुबह को जब मैं जगूंगा तब माँ को बताऊंगा। लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, नहीं तो माँ बहुत नाराज हो जाएगी। आखिरकार सुबह मैं सारा कुछ अपने माँ को बताता हूँ कि देखो किसी सवारी का था, मेरे ऑटो में ये छूट गया था, आप संभाल कर रख दो। अगर सवारी मिलती है तो ठीक है, और नहीं तो ये धन आज से हमारा है। माँ पोटली खोल के देखती है, कहती है ऐसे ही हार में अपने बहू के लिए लेना चाहती थी, चल तुझे मिल गया। मैं कहता हूँ माँ अपना नहीं है, अभी इसको हिफाजत से रखो, और जब तक कोई सवारी नहीं मिल जाती ये ना मुझ पर क्लेम डाले कि हार कहाँ गया, तब तक आप संभाल कर रखो। अब टाइम तो लगेगा इसमें, अभी हम इसको अपना हार बोल नहीं सकते। माँ समझ गई थी, लेकिन उसके बाद वो शायद वो प्रेतात्मा उस घर से आजाद हो चुकी थी। उसके बाद मुझे कोई भी ख्वाब, कोई भी सपना आता नहीं है। मैं उस कोठी पर कभी जाने की कोशिश भी नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं थी उस जगह पर जाने की। रहा उस धन दौलत का जो प्रेतात्मा ने बताया था, शायद ऐसे कोई बाबा उस जगह पर गए होंगे, जैसे मैं बाबा के साथ गया था। कहीं उस धन के लालच में तो वहां पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि धन उनको मिल भी चुका हो या नहीं भी मिला हो। तो दोस्तों ये थी मुकेश जी की भेजी हुई अपनी आप बीती। ये आप बीती आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है और आप मुझ तक भेजना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर, मेरे इंस्टाग्राम पर आप अपनी घटना मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाई वाले बटन को जरूर दबाइएगा। आप फिर दोस्तों मिलते हैं ना कल की रात इसी समय पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।